बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। आई होप कि आज की सुबह मंडे मॉर्निंग का आगाज़ आपका बड़ा पॉजिटिव नोट पे हुआ होगा। व्यूअर्स, आज मैंने बात कर रही है अपना ख्याल रखने की। आपने कहना है हर वक्त ही अपने ख्याल रखने की बात करती है। एक्चुअली मैं हर वक्त अपना ख्याल रखने की बात नहीं करती। मैं ज़्यादातर आपको ये कहती हूँ कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अगर हमारे हमसाए हैं तो हमें उनके राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, हस्बैंड को बीवी का, बीवी को शौहर का, बच्चों को अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स को बच्चों का। ये सारी बातें मैं हमेशा आप लोगों से करती हूँ और बड़ा रेगुलरली ये बात होती है। आज मैं स्पेसिफिकली ये बात करना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप दुनिया के लिए तो एक शख्स हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हैं, पूरी कायनात हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने को। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन ज़िंदगी को किस अंदाज में हमने आगे लेके चलना है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ये बड़ी एक अहम चीज़ है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। आज अपना ख्याल रखने की अगर बात करूँ तो देखें, जब तक हम अपना ख्याल रखना नहीं सीखेंगे, हम दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे। एक औरत है, वो घर के सारे मामलात देखती है, सबसे पहले उठती है घर में। फर्स्ट पर्सन टू वेक अप इन द मॉर्निंग इज घर की औरत। एंड में बिल्कुल सब काम कूम करके सारे लोग सो रहे हैं, सोए हुए भी घर वालों को 2-4 घंटे हो गए, तो तब जाके घर में जो औरत होती है, जो होम मेकर होती है, वो एंड में जाके कहीं सोती है। नींद भी सबसे कम, आराम भी सबसे कम, और अपनी सेहत का ख्याल भी सबसे कम। एक तो ये अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती है। देखें, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना सीखो, अपने काम खुद करने सीखो, लेकिन हम खुद ये चीज़ें नहीं करते, तो बच्चे तो हमारे एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि तुम तो वर्कहॉलिक हो, तुम तो 24 घंटे काम ही करती रहती हो। मुझे ये आदत या ये चीज़ें मैंने कहाँ से देखी। मेरे फादर जो हैं वो लिटरली फजर पे जागते थे और रात को 12 बजे वो सोते थे, 2 से 3 घंटे सोते थे और मशीन की तरह सारा दिन काम करते रहते थे। उनकी वेरियस बिजनेसेस थी, वेरियस चीज़ें थी। मेरे अब्बू की पीटीवी पे भी वो एक शो किया करते थे हरियाली के नाम से। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन, और उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन मेरे फादर भी ऐसे ही थे। तो मेरे जहन में, क्योंकि मामा जो हैं वो होम मेकर थी एंड पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी, तो वो ज़्यादातर घर पे होती थी, काम करती थी, बट मतलब इतना ज़्यादा नहीं उस तरह से जिस तरह डैडा करते थे। तो मैं अपने फादर को देखती थी तो मेरे जहन में यही आता था कि यार काम ऐसे ही होता है। अच्छा, मेरा भी यही मिजाज है, मेरी बहन का भी यही मिजाज है, हम मशीनों की तरह काम करते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं, अब कल जिस तरह मैं अपनी एक फैमिली फंक्शन पे थी, माशाल्लाह से मेरी फर्स्ट कज़न की बेटी की शादी हो रही है, नतालिया की, उधर हम बात कर रहे थे, तो मुझे 2-3 फैमिली के लोगों ने कहा तुम तो 24 घंटे बम्बीरी की तरह ही घूम रही होती हो, लट्टू की तरह। मैंने कहा बिल्कुल। कहते क्यों ऐसे करती हो। मेरे मामू जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने भी डांटा कि बेटे थोड़ा सा तो अपनी ज़ात को टाइम दिया करो। हम भी 6-7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद वी आर डन काम से। हम लोग सुबह 8-9 बजे निकलते हैं और हम 7-8 बजे तक हमारा काम फिनिश हो जाता है। ये क्या तमाशा है कि सारा दिन आप एक काम करो, फिर आप की रात को इवेंट्स की भी होस्टिंग है, ये भी है, वो भी है। थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो। तो कल फिर ख्याल आया कि इस टॉपिक पे बात करनी बनती है कि जस्ट बिकॉज हमारा एक सर्टन तरीका है एक चीज़ करने का, उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ ठीक है। और स्पेशली अगर बार बार आपकी सेहत मुतासर होती है, बार बार आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बार बार आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका जिस्म टूट रहा है डेली बेसिस पे। मतलब आप सुबह जाग रहे हैं और जागना चाहिए आपको फ्रेश, लेकिन आप फ्रेश नहीं जागते बिकॉज आप अपनी ज़ात का ख्याल ही नहीं रखते, खुराक नहीं सही लेते। अब हम क्यों कहते हैं कि एक्सरसाइज करें। अक्सर लोग ये सोचते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर बंदा पतला हो जाए। पतला होने की तो बात ही नहीं है, जिस्म को एक्टिव रखने की बात है। क्योंकि आप जिस्म के जिस हिस्से को नहीं यूज़ करते व्यूअर्स, ओवर टाइम वो एक तरह से यूजलेस हो जाता है और उसमें मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं करते, जब हम वॉक नहीं करते हैं, जब हम एक्टिव नहीं होते हैं, हम घर के काम खुद नहीं करते हैं, तो हमारी सेहत उससे भी मुतासर होती है। सो मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखना भूल ही जाते हैं। सो अगर आप अपनी ज़ात को भूल जाएंगे तो क्या फ़ायदा। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स या दोस्त, वो सब आपके अगर अपने हैं तो अपनी ज़ात तो आपकी सबसे ज़्यादा अपनी होनी चाहिए। अक्सर मैं जब पहले प्रोग्राम होस्ट किया करती थी, हम शो करते थे पीटीवी होम के ऊपर ही, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद जुगन काज़िम, ये मेरा पहला प्रोग्राम था पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे, ऑलमोस्ट 19 साल पहले।
राइट। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब ये मैं शो होस्ट करती थी 19-20 साल पहले की बात है, तो करती थी, तो एंड में मैं हमेशा कहती थी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड ईच अदर, यानी कि अपना ख्याल रखिए और अपने साथ साथ दूसरों का। और एक वक्त पर मैं ये भी कहती थी अपना ख्याल तो रखें लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरों का। मैंने फिर अपनी स्टेटमेंट बदल दी कि अपना ख्याल रखें और साथ साथ दूसरों का भी रखें। क्योंकि देखें, घर का पूरा निज़ाम, घर का पूरा सिस्टम एक औरत या मर्द के ऊपर अक्सर औकात चलता है। मर्द का अपना रोल है, औरत का अपना रोल है। जब कोई एक बंदा बीमार हो जाता है या कोई इशू हो जाता है या उनका कलैप्स हो जाता है तो पूरे घर का सिस्टम, पूरे घर का स्ट्रक्चर कलैप्स हो जाता है। अब अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना इसको कहा जाता है, पिंकटोबर के तौर पे भी इस महीने को मनाया जाता है। छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सही टाइम पे तशखीस नहीं की जाती, तीसरे चौथे स्टेज पे पकड़ा जाता है, उस स्टेज के ऊपर फिर इलाज भी मुश्किल होता है और रिकवरी में भी ज़्यादा वक्त लगता है, और बड़ी दफ़ा ऐसे केसेस भी होते हैं कि वापसी का रास्ता नहीं मिल पाता। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, अब मैं बाहर के ममालिक की नहीं बात करी, बाहर के नंबर फ़र्क हैं, पाकिस्तान के नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं लेट स्टेज में कैंसर पकड़े जाने के। क्यों? हम अपना ख्याल नहीं रखते। आपको गिल्टी महसूस हुई, आपने कहा डजन मैटर, खैर है, अच्छा स्वेलिंग है, शायद ठीक हो जाएगी। एक हफ्ता गुजरा, दूसरा गुजरा, महीना गुजर गया, 3 महीने गुजर गए, ऊजिंग शुरू हो गई, फिर भी उसका चेकअप नहीं करवाया, और फाइनली जब कलैप्स हुआ, अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये तो चौथे स्टेज ऑफ कैंसर पे है। जो चीज़ अवॉइड हो सकती थी। इसी तरह हमारे जानने वालों में एक खातून है, उनको खांसी लगी। अच्छा, वो खांसी कोई 3 महीने चली, डॉक्टर पे ना जाएं आंटी, डॉक्टर पे ना जाएं, डॉक्टर पे ना जाएं। पता चला कि उनको टीबी थी और वो बिगड़ के, एक तो टीबी काफ़ी ख़राब हो गई उनकी, 3 महीने से उनको ट्यूबरकुलोसिस चल रहा था, ऊपर से उनको निमोनिया भी हो गया और लिटरली वो वेंटिलेटर से वापस आई। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक है, और उनकी 6 महीने फिर टीबी की ट्रीटमेंट चली थी। वही वाली बात के डॉक्टर ने कहा कि जी आंटी जी आपको 2 हफ्ते अगर लगातार खांसी थी तो आपको चेकअप करा लेना चाहिए था। नहीं बेटा, मेरी उम्र पे तो खांसी आ ही जाती है। सो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखना और राइट टाइम पे डॉक्टर पे जाना, अच्छी खुराक का इंतखाब करना, यानी कि हेल्दी होममेड खानों का इंतखाब करना, फ़ास्ट फूड से इज्तनाब करना। फ़ास्ट फूड अगर बनाना भी है या कॉन्टिनेंटल खाने बनाने भी हैं तो घर पे बना लें, ताकि आपको पता हो कि उस खाने में क्या ग़िज़ाइयत है और क्या नहीं है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों का जब हम अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखें, कि अपना भी उन चीज़ों का ख्याल रखें, बच्चों का भी रखें। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे जिम जाने का आजकल टाइम नहीं मिल रहा। मैंने क्या किया, जाके 15,000 रुपये के अंदर बैडमिंटन का नेट, उसके 2 डंडे हमने लगाए, उसका नेट लगाया, बैडमिंटन के रैकेट लिए, 2 दर्जन चिड़ियाँ खरीदनी वो खेलने वाली, और हम अब ऑलमोस्ट हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन बाहर खड़े बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। घर में बच्चियाँ जो काम करती हैं वो भी खेलती हैं, बच्चे भी खेलते हैं, फैसल भी खेलते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, अपना ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के अपनी कोई तीमारदारी कर रहे हैं। आप उन एक्टिविटीज़ में भी तो मुब्तला हो सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। जैसे कि फ़ैसला किया कि भाई अगर हर हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट 2 हफ्ते में, 10 दिन में एक दफ़ा बच्चों के साथ कोई आउटिंग प्लान करनी है। अगेन, महंगी आउटिंग प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका दोपहर का लंच है वो आपने तैयार किया, आप लंच अपने साथ ले गए और किसी आपने जाके पार्क में पिकनिक कर ली। क्या खर्चा हुआ? सिर्फ जाने आने का ना। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंटरटेनमेंट और अपनी ज़ात को खुश रखना और अपने आप को सुकून देना भी अपने ख्याल रखने का हिस्सा है। जब मेंटल पीस नहीं होगी तो जिस्मानी सेहत कहाँ से ठीक होगी? प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आइए शेफ़ अनम की तरफ रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम हर किसी का ख्याल रखने की बात करते हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते, क्योंकि शायद हम जिस माशरे में बड़े हुए हैं वहाँ पे एक अंडरस्टूड सी बात है कि भाई जो खुद गर्ज आदमी होता है या जो सेल्फिश होता है वो अपना ख्याल करता है। जो अच्छा इंसान है, जो पॉजिटिव इंसान है, वो सबका ख्याल रखेगा, अपने आप को इग्नोर करेगा। अच्छा, तो हाँ, इसीलिए हमारे घर की जो ख़वातीन है ज़्यादातर, और जो हमारे घर के मर्द हज़रात जो जॉब्स करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह बात घुसी हुई है, अपनी सेहत बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल अपना जहन ख़राब कर देंगे, अपनी हालत ख़राब कर देंगे, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखेंगे। ऐसा ही है। अभी आपने इतनी अच्छी एक बात बताई कि वो आंटी की तबीयत ख़राब हुई। मतलब मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जो इंसान अपने आप को पहले उस पर नहीं रखता, मतलब के लेवल के ऊपर नहीं रखता, तो फिर उसको दुनिया भी उसी तरीके से ही लेना शुरू कर देती है। तो बेहतर यही है कि इंसान जो है अपने आप को प्रायोरिटी के ऊपर रखे
और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब सेहत का ख्याल रखने का वो जैसे जुगन आपी ने एक बात बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइज करें और आप अपने मतलब इस तरह की कोई आप डिफरेंट तरीके से भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप खाने के बाद रात को वॉक पे भी जा सकते हैं। वॉक पे ये भी होता है कि आपका एक जो है अपने घर वालों के साथ या आप जिसके साथ भी जा रहे हैं एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। वो जैसे कहा जाता है ना कि दिन में 10,000 स्टेप्स आप चल लें तो आपकी सेहत के लिए भी वो बहुत अच्छे हैं। और देखिए अपना आप ये करेंगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे। देखिए अब आपकी मदर, आपका हमेशा ये गिला रहता है कि अपनी ज़ात का ख्याल नहीं जी बिल्कुल ऐसा ही है, इग्नोर करती है अपने आप को। ये चीज़ हमें अपने जहन से व्यूअर्स निकालनी पड़ेगी कि अगर हम माँ हैं या नानी हैं या दादी हैं या अगर बाप हैं या दादा हैं या नाना हैं या व्हाटएवर, हम एक सर्टेन एज में अगर पहुंच गए हैं तो बस अब इसका मतलब है हमने अपना ख्याल नहीं रखना। इस स्टेज पे तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी का एग्जांपल दूंगी, ब्रांड न्यू गाड़ी का सिर्फ ऑयल चेंज होता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? और उसका आप उसको हर 3-6 हफ्ते 2 महीने के बाद जाके उसको चेक करा लेते हैं ओवरऑल। लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो महीने में एक दफ़ा आपको उसको ले जाना ही पड़ता है चेक कराने के लिए। तो इंसान का जिस्म भी वक्त के साथ वेयर एंड टेयर से गुजरता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारी एज बढ़े हम अपना ज़्यादा ख्याल रखें, ना कि बिल्कुल ही अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दें। ऐसा ही है बिल्कुल। खैर ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में शेफ़ अनम से मुलाकात होगी इन अनम्स किचन। लेकिन आज एक अनम से रिलेटेड इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। अनम खुद ही हमें बताएंगी कि ये दिन क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ अनम के किचन में। सबसे पहले तो शेफ़ अनम आप हमें ये बताएं कि आज का दिन शेफ्स के लिए क्यों इतना ख़ास है? अच्छा जी, आज बेसिकली वर्ल्ड इंटरनेशनल शेफ़ डे है और ये दिन जो है ऑल ओवर शेफ्स के लिए एक तरह से आप कह लें कि एक सेलिब्रेशन ही है। और एक सेलिब्रेशन के साथ प्लस एक मतलब कि एक आगाही का और एक उसकी पहचान का दिन है। बिल्कुल बेसिकली जैसे हर बंदे की एक पहचान होती है उसी तरह शेफ़ की एक पहचान होती है। और शेफ़ देखिए जी, खाना जो है आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जब खाना जाते हैं तो वहाँ पे जो है एक अच्छा शेफ़ जब मौजूद होता है उसी की सुपरविजन के अंदर जो है आगे रेसिपीज़ निकलती हैं और वो फिर उसको कंटिन्यू किया जाता है। और बात ये कि बीइंग अ शेफ़ ये एक जैसे आप डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं तो ये प्रॉपर डिग्री होती है। बिल्कुल। और इस डिग्री को हासिल करने के लिए इंसान को बड़ा एफर्ट करना होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक वक्त था जब कोई भी इंसान जो खाने की फील्ड से वाबस्ता होता था तो उसको कहते थे हाँ ये बावर्ची है या ये कुक है। बिल्कुल। इसी चीज़ को चेंज करने के लिए कि जो लोग पढ़ लिख के आगे आते हैं, कुक में, होम शेफ़ में, होम कुक में और शेफ़ में फ़र्क होता है। और मिस्टेक ये हुई है कि बहुत सी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं उस पे लिखना शुरू हो गए होम शेफ़। तो जब होम शेफ़ लिखते हैं तब भी मेरे ख्याल से इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि वो बंदा शेफ़ है भी कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, सो आज हम बना क्या रहे हैं? जी, आज हम बेसिकली बड़ी ही अच्छी और हम कॉन्टिनेंटल कुजीन को आज टच अप ऑन करेंगे। हम आज बनाने जा रहे हैं पोलो एक्स पोलो चिकन विद क्रीमी मशरूम सॉस। आप बेशक उसको जो है ऑलिव के साथ कन्वर्ट कर लें, आप उसको हैलोपिनोस के साथ कन्वर्ट कर लें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, यहाँ पे जुगन आपी क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टिकिंग, मैं इस रेसिपी में ये कहूँगी कि ये थोड़ी टाइम टिकिंग काम है, थोड़ा सा टाइम मांगती है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख दें तो फिर आपका जब दिल करेगा राइट अवे आपने सॉस बनाई, अपना पोलो चिकन को फ्राई किया या व्हाटएवर बेक किया और उसके बाद आपने जो है उसको एंजॉय किया। अब यहाँ पे हमने बेसिकली आप यहाँ पे हम फ्राइंग करेंगे। यहाँ पे आप बेशक जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के या बटर डालकर, बटर डाल लें बेशक थोड़ा सा डाल लीजिएगा, बिल्कुल लाइक हाफ़ टी स्पून से भी कम। और हम इसमें अपनी जो है वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स यूज़ की हैं हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं
ऑरेंज कैरेट है, इसमें जो है ब्रोकली है, इसमें कॉलीफ्लावर है जिसे गोभी कहा जाता है, साथ में इसके अंदर जो है कैप्सिकम्स है। अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप यहाँ पे जो है इसके अंदर कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर और ये वेजिटेबल सिर्फ हमने सौते करके सर्व करनी है ना, तो मैं इस पे थोड़ा सा जो है ना गार्लिक और नमक, काली मिर्च वगैरह डाल दूंगी। ये हमारा गार्लिक है, राइट। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो है जैसे कि गाजर हो गई, गोभी हो गई, इनको आपने जो है थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है ताकि उसके अंदर जो है एक अच्छा सा एक थोड़ी सी वो डेंस हो जाए, और जब आप उसको इस तरह से जो सौते करें तो आपको ज़्यादा टाइम जो है कुकिंग में ना जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी वेजिटेबल्स का जो है वो कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है पोलो चिकन को बना के रखा हुआ है। इसको तकरीबन आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेना है चिकन फिले ले लेने हैं आपने, और उसको बटरफ्लाई कट में कट कर लेना है, मतलब कि सेंटर से हाफ करके, पूरा हाफ करके पूरा नहीं कट करना आपने, उसको थोड़ा सा मार्जिन उसमें छोड़ देना। और उसके बाद आपने किचन हैमर से उसको इतना अच्छे से हल्के हाथ से फ्लैट करना है कि वो बिल्कुल एक पतली सी लाइक 1/2 इंच की जो है एक पतली सी रोटी टाइप की या एक अच्छा, ये मशरूम्स भी होने हैं कुक? जी, वो अलग सॉस के लिए होंगे, वो सॉस के लिए होंगे। तो इसके अंदर अब मैं ये वेजिटेबल्स डाल, और उसके बाद बेशक आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दीजिएगा, नमक और चिकन पाउडर अगर डालना होगा तो हाँ, चिकन पाउडर भी डालेंगे और ब्लैक पेपर भी डालेंगे। वो बाकी आपके पास वहाँ पे डालें, ये वाइट पेपर आपके पास, तो ये आप कर सकते हैं। आपने उसको कर लेना है। उसके बाद इसको सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर लगा के इसकी मैरिनेशन करके आपने इसको छोड़ देना है। आधा घंटा आप छोड़ते हैं, बहुत अच्छे से जो है चिकन की मैरिनेशन हो जाएगी। उसके बाद इसकी फिलिंग की बारी आ जाती है। फिलिंग के लिए आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन पोलो एक्स पोलो के अंदर बेसिकली स्पिनिच की और कॉटेज चीज़ की और चेडर चीज़ की फिलिंग होती है। तो आपने सबसे पहले पालक ले लेनी है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब, और उसको जो है आपने ब्लांच कर लेना है। ब्लांच करने के बाद 1 टेबलस्पून बटर लेना है आपने, और उसके अंदर आपने उसको अच्छी तरीके से सौते करना है कि जो पालक है उसका कच्चापन जो है आराम से ख़त्म हो जाए। जब उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने उसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें। जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाए, पालक का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन आ जाए, तो आपने तब उसके अंदर ऐड कर देना है कॉटेज चीज़ और चेडर चीज़। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कॉटेज चीज़ का जायका पसंद नहीं है तो आप उसको क्रीम चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्रीम चीज़ में भी आप उसको लेके जा सकते हैं। तो क्रीम चीज़ आप डाल लें या आप जो है कॉटेज चीज़ डाल लें। अब बारी आ जाती है उसकी फिलिंग की। तो फिलिंग आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने कोई भी पैन के अंदर या कोई भी बोर्ड के ऊपर आपने अपना रैप कर लेना है अच्छी तरीके से। इसको मैं थोड़ी देर कुक करूँ बंद करके? हाँ जी, बेशक सिर्फ हमने इसको थोड़ी सी शिमला मिर्च ही सॉफ्ट करनी है, अदर देन तो सब इसके अंदर जो है वो पका हुआ है। बेशक आप 1 आध मिनट कर लें कुक बेशक, और फिर इसको हटा दूँ। जी ठीक। आपने फिलिंग के लिए आपने एक क्लीन फिल्म रैप ले लेना है, उसके अंदर आपने चिकन के अंदर सारी फिलिंग रखनी है और उसको इतना टाइटली रैप करना है कि जब वो इस फॉर्म में आ जाए। जब वो इस फॉर्म में आ जाए उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है खासा कोई 2-4 घंटे के लिए, ताकि ये अपनी पोजीशन में जो है इस तरीके से होल्ड कर जाए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो मैं आहिस्ते आहिस्ते खोलूँगी, और इसको खोल के आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपने इसकी कोटिंग जो है वो 2 से 3 दफ़ा होती है कि सबसे पहले आपने इसको मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में, फिर मैदे में, फिर अंडे में, फिर दोबारा मैदे में करके फिर अंडे में कोट करके लास्टली हम इसके ऊपर जो हमारे वो होते हैं ब्रेड क्रम्स, हम इसमें यूज़ करेंगे इम्पोर्टेड वाले, क्योंकि जो दूसरे वाले होते हैं लोकल उससे जो है वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा। तो आपको पैनको ब्रेड क्रम्स ही इसके लिए चाहिए होंगे। तो पैनको ब्रेड क्रम्स जो कि अभी अब मार्केट में बड़े ही ईजिली अवेलेबल हैं और इतने महंगे भी नहीं है, तो वो आप इसके जो है एंजॉय कर सकते हैं। अब ये खुल जाए तो इसको इस तरीके से आपने खोल लेना है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये अपनी शेप में इसी तरीके से जो है वो होल्ड रहेगा। और इसको हमने बहुत हल्की आंच पे कुक करना है। ये याद रखना है कि ये अनकुक्ड है। एग्जैक्टली मीट आपका बिल्कुल रॉ है, तो अगर आप रॉ मीट बना रहे हैं तो उसको कुक करने का आपने प्रॉपर टाइम देना है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल अपनी शेप में होल्ड है। इसको आपने अगर रात में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है इसका इफेक्ट आएगा। अब आपने अच्छी तरीके से जो है इसको पहले मैदे में कोट कर लेना, और मैदे में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना अंडे में ना ब्रेड क्रम्ब में, किसी चीज़ में डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है हमारा चिकन और उसकी मैरिनेशन में है।
तो यहाँ से हम इसको करेंगे। ये वेजिटेबल्स अब मैं उतार दूँ? हाँ और जी। सॉस किसमें तैयार करूँ? सॉस वो उस वाले पैन में कर लेते हैं। उस पैन में कर लेते हैं। तो इसको ढक के रखूँ या खुला छोड़? खोल दे, खोल दे। इस तरीके से आपने अंडे में अच्छी तरीके से कोट करके इसको फिर से एक दफ़ा आपने कोट करना है मैदे में। ये चीज़ आपने 2 दफ़ा प्रोसीजर जो है ये वाला आप करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से अंडे में डालेंगे। एक्सेस जितना भी बेटर है, इससे क्या होगा कि आपकी कोटिंग बड़ी अच्छी से होल्ड होगी। सॉस हम अभी बना रहे हैं, थोड़ी देर में बनाएंगे, जैसे आपको सही लगता नहीं है। आप मुझे बताइए ना। सॉस बना ले, मैं बाद में हाँ, इसको रीहीट कर लूँगी। इसको मैंने अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपने बटर डालना है, सारा? उसमें गार्लिक डाल के उसको सौते करना है। सारा बटर? जी ठीक है। और इसी तरीके से इसका ये स्टेप हो गया है और अब हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्स में कोट। तो हमारा ये जो है एक जो है पोलो चिकन वो हो जाएगा रेडी। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पैन को ब्रेड क्रम्स पसंद नहीं है, थोड़े चंकी चंकी होते हैं, तो आप दूसरे वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है आपको कमर्शियल वाली जो प्रेजेंटेशन आपको चाहिए होती है वो एग्जैक्टली आपको मिलती है। अब इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने जो है हल्के हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको कोट करना है। सारी चीज़ें आपने किसी खुले वाले पैन में लेनी है ताकि अच्छे से आपकी ये हो जाए। अब ये देखें कि ये हमारा एक पोलो चिकन रेडी हो गया। अब इस टाइम में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे तो आप निकाल के इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं। अब ये हर हल्की आंच पे इसी तरीके से कुक होगा। इसका तकरीबन अच्छा, और 4-4 5-5 पीस एक साथ नहीं डालने, इसमें मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं। हम एक आपको करके दिखा रहे हैं जी, बाकी हम साथ में आपको फिर रेडी कर देंगे ताकि प्रोसेस आपको समझ आ जाए। बिल्कुल, मैं आपको रेसिपी बता दूं फिर इतनी हाँ, देर में? मुझे ज़रा ये बता दो इसमें मैंने गार्लिक के बाद क्या डाला? इसके बाद गार्लिक के बाद आप इसके अंदर ऐड करते ये मशरूम, हाफ मशरूम ऐड कर ले। हाफ? हाँ जी, वो फिर फुल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ज़रूरत एंड में पड़ेगी तो डाल लेंगे। और ये ना, और ये ऑलिव्स ऐड करते हैं, जैतून। ठीक है। ये अच्छी तरीके से इनको थोड़ा सा सौते करेंगे। आप इस टाइम पीरियड में आप चाहें तो इसमें थोड़े स्वीट कॉर्न भी बिल्कुल फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। हैलोपिनोज इसमें जा सकते हैं। हम इसमें मशरूम और ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं। बेसिकली हम क्रीम बेस्ड सॉस बना रहे हैं, क्रीमी सॉस बना रहे हैं। अब वहाँ पे आप मशरूम्स डालें, ऑलिव्स डालें या हैलोपिनोज डालें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए ज़रा अब अपने इंग्रेडिएंट्स। जी बिल्कुल। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी पोलो चिकन के लिए, चिकन मैरिनेशन के लिए मुर्गी का गोश्त तकरीबन 1 किलो के करीब, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, चिकन की फिलिंग के लिए मक्खन 1 खाने का चम्मच, पालक 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, क्रीम 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। कोटिंग के लिए अंडे 3 से 4 अदद, मैदा 2 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप के करीब चाहिए होंगे। तेल हमें इसकी डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सॉस के लिए तेल 1 से 2 खाने के चम्मच, या बटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको क्या करूँ? ये हो गया है तो अब आप वो मिल्क इसके अंदर ऐड कर दें। हाँ। और ये पूरी क्रीम इसके अंदर जाएगी। अच्छा, फ्लेवरिंग कोई नहीं डालनी अभी? डाल लें। ये व्हाइट पेपर जाएगी, ऑरिगेनो जाएगा और चिकन पाउडर जाएगा, साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको टर्न करके दिया था। और उसके साथ जो है जब आप ये डाल लेंगे तो फिर थोड़ी सी मेरे पास चेडर चीज़ जो है वो एंड में बच गई थी, तो वो भी हम अपनी सॉस में डाल देंगे। उससे भी बड़ा ही रिच अच्छा सा जो है वो फ्लेवर हम डालेंगे। बिल्कुल, जब हमने उसको वो करना। बिल्कुल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉस के लिए तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने के चम्मच, जैतून 1 कप के करीब, दूध इसमें 1 से 2 कप जाएगा, क्रीम इसके अंदर आधा कप जाएगी, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच कितना डालूं इसमें मैं? सारा डाल दें। सारा ही? जी ओके। मिल्क इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 से 2 कप के करीब, क्रीम आधा कप जाएगी, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, और सौते वेजिटेबल्स जो हैं हम ऑन साइड उसको सर्व करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि अगर आपका ये पोलो चिकन इस तरीके से क्रम्ड होके पड़ा होगा तो आधे से ज़्यादा तकरीबन आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इसी तरीके से चिकन फ्लैट कर लेना है, उसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग करने के बाद आपने उसके अंदर जो है अच्छी तरीके से उसको रैप कर देना है। 2 से 3 घंटे के लिए उसको आपने फ्रीज़ कर देना है। जब वो फ्रीज़ हो जाए और फ्रीज़ करने के बाद आपने उसको सबसे पहले मैदा लगाना है, फिर अंडा, फिर मैदा, फिर अंडा, और उसके बाद दोबारा से आपने उसको
पैन को ब्रेड क्रम्स जो होते हैं इंपोर्टेड ब्रेड क्रम्स आपने वो लगाने हैं और इसको हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम टू बल्कि लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे फॉर लाइक 8 to 10 मिनट्स, जिसमें आपका चिकन जो है अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा और अंदर से जो आपकी चेडर चीज़ है वो बहुत अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाएगी। ऑन साइड हमारी सॉस जो है वो रेडी हो रही है। सिंपल आपने गार्लिक को सौते कर लेना है, मशरूम सौते कर लेने, ऑलिव सौते कर लेने, स्पाइसेस में इसमें ऑरिगेनो जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा और उसके बाद लास्टली हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हम सर्व करेंगे लास्ट में इसके साथ सॉटे वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा जुगनाफी, इस टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि शायद आपका चिकन जो है अंदर से कुक नहीं हुआ तो उसका एक और भी ऑप्शन है कि आप उसको अच्छे से जो है वो एक दफ़ा बेक भी कर सकते हैं, मतलब अवन में इसको लगा दें 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ताकि आपको लगे कि चिकन जो है अंदर तक जो है आपका कुक हो जाएगा। वैसे जब आप डीप फ्राइंग करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप उसके अंदर जो है अभी आपने इसमें क्रीम पूरा कप डालनी है ना? जी, क्रीम पूरा कप। तो मैं थोड़ा सा उसमें नमक जी, और बेशक ही चेडर चीज़ भी डाल लें। अभी डाल दूँ? हाँ जी, डाल ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, चेडर चीज़ ऑप्शनल है, मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी जिस वजह से मैंने इसको जो है इसमें ऐड कर दिया। अगर आप उसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर लें और अगर डालना चाहें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आज की रेसिपी जो थी वो एक्स पोलो चिकन विद क्रीमी मशरूम एंड ऑलिव सॉस के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको एंजॉय करें। ऑन साइड हम इसके साथ सौते वेजिटेबल्स के साथ थोड़े से फ्राइज भी देंगे ताकि एक कंप्लीट प्लेटर हो। अब इसकी जो है कटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जुगन आपी। हाँ। जब ये बन जाए आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि आपकी चीज़ जो है थोड़ी सेटल डाउन हो जाए। अगर आप राइट वे ही उसको कट करना शुरू कर देंगे तो सारी जितनी भी चीज़ है वो सारी पूप आउट होके बाहर आ जाएगी और आपको जो है एंड में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा और मज़ा नहीं आएगा। खैर, यहाँ पे हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहाँ पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड शेफ डे इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जा रहा है, वहाँ पे वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज दिन मनाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ ऑर्थोपीडिक्स एट द इंडस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ने स्पेशली आज के दिन की मुनासबत से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया में आपका नाम लोग जानते हैं माशाल्लाह, जो आपके एफर्ट्स हैं। और आज क्योंकि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है तो हमने सोचा कि आपसे ही हम गाइडेंस लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, किसी दिन को क्यों मनाया जाता है उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को मना रहे हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जी। वैसे तो हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां हैं और ऑस्टियोपोरोसिस उनमें से एक है और लोग इसको प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं करते और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ चल रही होती है। तो इसको क्योंकि समझ नहीं है लोगों को तो इसलिए इग्नोर भी होती है और अल्टीमेटली इसके फिर बहुत ज़्यादा बुरे असरात और फ्रैक्चर्स भी होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है? बोन एक सॉलिड बोन है, सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरी बॉडी हमारी बिल्ट होती है। ऐसे ही है जैसे एक तरह से हमारे जिस्म की फाउंडेशन है। घर की नींवें कमजोर होंगी तो घर गिर जाएगा। ऐसे ही जैसे दीवार और छत का लेंटर होता है, उसमें क्या होता है, सीमेंट बजरी होती है। उस सीमेंट बजरी की जगह हमारी जगह कैल्शियम होती है और मिनरल्स होते हैं। जो लेंटर के अंदर रॉड्स होते हैं ना, उसकी जगह हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली इस लेंटर की तरह नेचर ने ये बोन को बनाया होता है और ये बड़ी सॉलिड और स्ट्रांग बोन होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता है क्या है, जैसे कि वर्ड से भी पता है, ऑस्टियो मीन बोन, पोरोसिस मीन पोरस हो जाना, पोर्स बन जाते हैं उसमें, यानी कि सुराख, छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। जैसे लेंटर में से वो बजरी गिरती है तो उसमें से सुराख बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, लकड़ी में जैसे दीमक लग जाती है जी। तो एक तरह से ऑस्टियोपोरोसिस भी दीमक टाइप चीज है क्योंकि वो आपकी हड्डियां कमजोर करती जाती है और एक दिन आता है कि हड्डी कटक करके टूट जाती है और बंदा कहता है कि हाय। एग्जैक्टली, एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बोन पोरस हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और वो बॉडी का वेट उठाने के फिर काबिल नहीं रहती और वो बेंड होना शुरू हो जाती है, जिस्म झुकना शुरू हो जाता है,
जिसको कुब कहते हैं, कि कुब निकल आया है, हाइट कम होनी शुरू हो जाती है, अगर गिर जाओ तो जी, टूट जाती है और हड्डी। इतनी सॉफ्ट होती है कि सिंपल गिरने से बोन जो है ना वो टूट जाती है। आपको एक बात बताऊं? और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का मकसद ही यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये बोन्स की डिजीज़ जो है इसकी अवेयरनेस दी जाए और लोग इसको इस स्टेज पे पहुंचने से पहले इसको प्रिवेंट करें, इसकी हेल्थ का ख्याल करें, इसकी पूरा नॉलेज हो कि ये क्यों होती है और कैसे प्रिवेंट हो सकती है। तो यही आज के दिन का ये मकसद है, लोगों को एजुकेट करना। डॉक्टर साहब, मेरा तो जो पहली मुझे पता चली कि कंफर्म किसी बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारे इसी तरह रिलेटिव्स में उनकी मदर जो हैं वो 80s में थी, 80s की उनकी एज नहीं, सॉरी लेट 70s, इतनी भी ज़्यादा एज नहीं थी। वो उनका वो चल रही थी, वॉक कर रही थी, किसी शादी पे जा रही थी, ये लास्ट ईयर की बात है। तो एकदम से ना उनका पाँव स्लिप हुआ, तो उनके बेटे ने ना उनको बाजू से पकड़ा, उनको सपोर्ट देने के लिए। डॉक्टर साहब, उनकी हड्डी टूट गई, उनको जी, बचाते हुए बिल्कुल वो ऐसे। गिरी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे होता है। अस्पताल लेके गए, सारा चेकअप हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो ऑस्टियोपोरोसिस है इनकी। और तो पता चला कि डे 1 से उनकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुई। जी एग्जैक्टली। घर वालों को नहीं पता था कि आंटी को ऑस्टियोपोरोसिस है। और आप सोचे कि वो बार बार उन्होंने करके दिखाया, कहता है वो ऐसे उनका पाँव स्लिप हुआ है, पैर ऐसे की तरह गई है, मैंने उनके बाजू से अम्मी जी को पकड़ा, एक बार वो कहते हैं उनकी हड्डी टूट गई जहाँ से मैंने पकड़ा। जी जी एग्जैक्टली। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, इस जो ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, कि इतना ज़्यादा ये इसका पेशेंट है पूरी दुनिया में कि सिर्फ अमेरिका में, यूएसए में 50 मिलियन पीपल हैं जो इस वक्त ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपीना क्या है, समझ नहीं आती ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग डॉक्टर्स MBBS करके एक सर्टन लेवल पे पहुंच के ही बने हैं ना, तो हम लोगों की आम आवाम की इतनी नॉलेज नहीं होती। तो मुझे ये बताइए कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, जी उसके सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, और कोई एज कैटेगरी है जिसमें ये होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस डिज़ीज़ को कहते हैं साइलेंट डिजीज़। ये आपकी बॉडी में चल रही होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है, आप अवेयर ही नहीं होते। साइलेंटली ये डिजीज़ जो चल रही होती है, और अल्टीमेटली कई दफ़ा पता उस वक्त चलता है जब बंदा गिरता है और हड्डी टूट जाती है, उस पर चलता है कि ये तो मुझे काफ़ी सालों से ऑस्टियोपोरोसिस थी। और या दूसरा सिम्टम क्या होता है इसका, कि ऑस्टियोपोरोसिस फुल फ्लैश डेवलप हो गई, उसके बाद जो वर्टिब्रेज मोरे जो होते हैं कमर के, वो आस्ता आस्ता कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कमर की दर्द शुरू हो जाती है, और फिर बॉडी का पोस्चर भी चेंज हो जाता है, बॉडी आगे को बेंड कर जाती है, और कई लोगों को तो इतनी कमर वो की डिफॉर्मिटी और शेप चेंज हो जाती है कि उनकी चेस्ट जो है नैरो हो जाती है। चेस्ट नैरो होने से इवन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और क्रॉनिक पेन, थका हुआ जिस्म रहना, ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और कई दफ़ा ये साइलेंटली, यूजुअली ये साइलेंटली चल रही होती है, इसके कोई सिम्टम नहीं। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में, क्योंकि महीना भी चल रहा है अवेयरनेस का, तो आपको ये कहा जाता है कि मतलब, अब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, कि जी 40 साल के बाद, अब तो कहते 35 साल भी कह रहे हैं कि 35 साल के बाद जाके मैमोग्राम आपको हर साल कराना चाहिए, राइट? तो अगर ये चीज़ होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस, तो एक तो ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा होती है, और अगर होने के बाद ही पता चलता है तो क्या हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि हो ही ना तो बेहतर है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इस फिनोमेने को समझना कि ये एज से रिलेटेड कैसे ये आगे चलता है। यूजुअली होता ये है कि 30 इयर्स तक बोन क्या है, बोन एक लिविंग चीज़ है, ये बनती, सारी ज़िंदगी बनती भी है और ब्रेक डाउन भी होती है, लेकिन 30 साल तक ये होता है कि बनती बोन ज़्यादा है, ब्रेक डाउन कम होता है, तो लिहाजा बोन स्ट्रॉन्ग रहती है। 30 साल के बाद जब 35 साल के ऑनवर्ड्स क्या होता है कि बोन जो बनती है नेचुरली वो कम बनती है, और जो ब्रेक डाउन या रिजॉर्प्शन जिसको कहते हैं, वो लॉस ऑफ बोन जिसको कहते हैं, लॉस ऑफ बोन ज़्यादा हो जाता है, बनना कम करती है, तो वो बैलेंस जो है ना आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है वो मैकेनिज्म। और तो जो लिहाजा खवातीन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में आती हैं, उनका तो और ज़्यादा स्पीड से होता है। और एज के साथ साथ फिर ये जो प्रोसेस चलता रहता है कि बोन ज़्यादा टूट रही है और बन कम रही है। और जब जैसे आपने फरमाया कि मेनोपॉज है, मेनोपॉज के बाद एकदम हार्मोन लेवल ड्रॉप जब होता है फीमेल्स का, तो ये मैकेनिज़्म, ये फिनोमेना और फास्ट हो जाता है। और फिर एज से रिलेटेड 50 साल के बाद
ऑलमोस्ट हर बंदे को जो है ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, खास तौर पे मर्दों को फीमेल, मर्दों को भी फीमेल, लेकिन रेशो डिफरेंट होती है। फीमेल जो है ना 50 साल के बाद 50% फीमेल्स ऐसी होती है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। मर्दों में से 4 मर्दों में से एक मर्द ऐसा होता है जिसको 50 ईयर्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ये है कि 50 ईयर्स के बाद करना क्या चाहिए? एक तो कॉन्शियस हो जाना चाहिए, दूसरा ये है कि अगर आप फील करें कि आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रही है, कुछ सिम्टम आ रहा है, तो बेस्ट वे ये होता है। और जिन लोगों का ये फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग होती है, जिन लोगों की फैमिली में है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है, उनके नाना को, दादा को, क्लोज रिलेटिव्स को, तो उनको 50 ईयर्स के बाद ज़रूर डेक्सा स्कैन एक होता है, टेस्ट होता है, वो ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल, मेरे भी डॉक्टर साहब ने रिसेंटली, मैं नहीं कह रहा मैं जोड़ में दर्द होती है, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैं डेक्सा स्कैन कराऊंगा। अच्छा, मैं जा रही थी तो उन्होंने कहा कि जा रही हो तो अपनी अम्मी का भी करवा लो, मामा इज़ गोइंग टू बी इंशाल्लाह 72 की है मामा। तो मैंने कहा क्यों? तो तब मुझे समझ आई कि डेक्सा स्कैन कितनी, और इतना डॉक्टर साहब इतना इजी, इतना कंफर्टेबल, आपने लेटना है, आपके ऊपर से मशीन गुजरी। मैंने तो व्यूअर्स फिजिकली कराया हुआ है रिसेंटली, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हड्डियों में कोई कमज़ोरी नहीं है, इस तरह का कोई इशू नहीं है, मामा का भी बिल्कुल ठीक निकला। चले एक चीज़ की तो तसल्ली हो गई ना, इतनी चीज़ें अनसर्टन है, जो चीज़ें सर्टन हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या ये डेक्सा स्कैन हर साल कराना चाहिए, हर 5 साल कराना चाहिए, इसकी क्या कहानी है? देखिए जी, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है और एज प्रोसेस 65 से आगे उनकी एज हो गई है, फिर तो उनको हर साल जो है ना वो करवाना चाहिए, सो डैट के मॉनिटरिंग होती रहे कि ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह से चल रही है। क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, और ये अनफॉर्चुनेटली इसका ट्रीटमेंट पूरी लाइफ फिर चलता है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले, अच्छा आपने चेक किया कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, एक तो आपने डेक्सा स्कैन किया, तशखीस के और क्या क्या तरीके हैं? लोग हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते इसलिए डरते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि पहला एक वक्त होता था जब भी आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते थे वो ऑपरेशन कर देते थे। अब आप लोग ऑपरेशन बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पे करते हैं, वो भी अगर एब्सोल्युटली ज़रूरी हो तो, राइट? तो और क्या क्या तशखीस है? लोग तशखीस के स्टेज पे डर जाते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो डॉक्टर्स को इमीडिएटली जाके कांटेक्ट करें और डॉक्टर क्लिनिकली उसको सारा एग्जामिन करे। अगर उसकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी आ रही है, बॉडी झुक रही है और पेन, कमर की दर्द है वो जो नहीं जा रही है, सारी कमर के अंदर पेन है और सारी बोन्स के अंदर पेन फील होती है, बॉडी फटीग्ड रहती है, एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में बॉडी जो कॉर्टिसेस है, बोन बड़ी थिन नज़र आती हैं। अगर स्पाइन के एक्सरे कराते हैं तो स्पाइन के एक्सरे की जो हाइट है वो वर्टिब्रेज उसकी हाइट कम हो जाती है। तो ये और कुछ बोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो एक्सरे में नज़र आ जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ना वीक हो रहा है, इसके जो फाइबर्स हैं, इसके जो अंदर जो आर्किटेक्चर है इसका, ये वीक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं और उससे और उसको 100% कन्फर्म पर डेक्सा स्कैन से किया जा सकता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने कंफर्म कर लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर जैसे जो लोग देख रहे हैं, एक 60 साल की खातून है, उनको अब कंफर्म हो गया कि ऑस्टियोपोरोसिस है। अब डॉक्टर साहब उनका इलाज क्या होगा? एक तो बेसिक इलाज भी बताइएगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई सीरियस, जिस तरह डिफरेंट स्टेजेस कैंसर के होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और खुदा न खास्ता फिर सर्जरी पे बात का बात है, तो ये पूरा अब इसका इलाज समझा दे। लोग अगेन तशखीस भी करा लेंगे, इलाज से डर जाते हैं। जी देखिए जी, इसका इलाज तो बड़ी सिंपल चीज़ों से पहले होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पेशेंट को पता हो कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है और ये ट्रीटेबल है। उसके लिए सबसे पहले सिंपल मेजर्स हैं। सिंपल मेजर में क्या है कि उसकी डाइट जो है ना, डाइट में कैल्शियम, डेयरी प्रोडक्ट्स और विटामिन D3, वो उसका विटामिन D3 जिन फूड्स में ज़्यादा है, जैसे सब्ज़ पत्ते वाली जो फूड होती है उसमें विटामिन D3 और कैल्शियम ज़्यादा होता है, और फिर एक्सपोजर टू सनलाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और विटामिन D3 जो बेसिक 2 कंपोनेंट है जो स्टार्ट में होने चाहिए। और जिस वजह से हुआ क्या है कि लोग फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिज़िकल एक्सरसाइज इमीडिएटली उनको स्टार्ट करनी चाहिए। और लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज में उनकी वॉक है, ब्रिस्क वॉक है, जिसकी कोई हड्डियों का प्रॉब्लम लगता है, लोग सबसे पहले तो एक्सरसाइज ही तो छोड़ते हैं। एग्जैक्टली कहे कि जी मेरी कमर में दर्द है, हाँ जी आप इसकी फिजियोथेरेपी कराएं, लोग फिर सिर्फ फिजियोथेरेपी कराते हैं और बाकी बिस्तरे से नहीं उठते। जी, एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बोन स्ट्रांग होगी, बोन के साथ मसल स्ट्रांग होंगे, टेंडन स्ट्रांग होंगे, लिगामेंट स्ट्रांग होंगे, टोटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है ना वो डेवलप हो जाएगा एक्सरसाइजेज से। उसके बाद क्या है कि वो लोग जो अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो उसको कम करें,
या टोटली स्टॉप कर और दें या बाय द कम वे कर दें। सिगरेट नोशी में इंक्लूडेड है वेपिंग। Yes. होता यह है कि निकोटीन वो चीज़ है जो आपकी हड्डियों को एक तरह से सोचेगा जैसे जंग लगा रही है एग्जैक्टली और आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता जा रहा है। तो निकोटीन प्रॉब्लम है। लोग कहेंगे हम सिगरेट तो नहीं पीते, हम वेप पीते हैं। सिगरेट नोशी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो नुकसानदेह हैं। जी। फिर इसके बाद मेडिसिन है, फिर मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है कि किस पेशेंट को कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, लेकिन बेसिक मेडिसिन जो इसकी है जब डेवलप हो जाती है उसमें बिसफॉस्फोनेट्स हैं, उसके इंजेक्टेबल फॉर्म भी है, वो 3 महीने बाद भी लगता है टीका, साल बाद भी लगता है, हर महीने भी लगता है, वो टेबलेट फॉर्म में भी होती है। फिर कुछ हार्मोन है, स्पेशली पैराथायराइड हार्मोन है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। वो जिन पेशेंट को हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं, या जिनको फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं उनको पैराथायराइड हार्मोन स्टार्ट कर देते हैं। ये तो दवाइयाँ होगी और ये सारी जिंदगी जैसे डायबिटीज सारी होता है, जिंदगी आपने चलेगी। जी, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की तरह इसको मेंटेन जी करना। एग्जैक्टली। समझ आ गई। जी। ओके, सर्जरी पे बात कब जाती है डॉक्टर साहब? सर्जरी पे बात या जब आती है, लिगामेंट या चीजें रिप्लेस करने में? जी एग्जैक्टली। सर्जरी पे बात तब जाएगी जब पेशेंट फ्रेजाइल बोन हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से घर के अंदर ही गिर गया है। यूजुअली ये लोग अपने बेडरूम में गिरते हैं या वॉशरूम बाथरूम में स्लिप होते और हैं, हिप बोन टूट हिप बोन टूट जाती है या अनफॉर्चुनेटली, गोडा टूट जाता है। या नी जॉइंट या कोई भी बोन टूट जाएगी, या स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाएगा, या हिप जॉइंट जो है ना हो जाएगा। तो उसके लिए ये है कि ये बोन इतनी फ्रेजाइल होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको फिक्स करना भी प्लेट्स के साथ, स्क्रूज के साथ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप स्क्रू डालते हैं वो टूट जाता है, स्क्रू डालते हैं वो होल्ड ही नहीं करता। जितनी सॉफ्ट बोन होती है उसमें होल्ड ही नहीं करता, प्लेट भी होल्ड नहीं करती। तो बड़े स्पेशल फिर इसके लिए इम्प्लांट्स और प्लेट्स जो है ना यूज़ करनी पड़ती है। आजकल जो मैं कर रहा हूँ, जिसको हिप का फ्रैक्चर होता है स्पेशली ओल्ड एज में, तो मेरी कोशिश होती है कि इवन वो पीसीज में भी हो गया, उन सारे पीसीज को रिकन्स्ट्रक्ट करके तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाए। जॉइंट रिप्लेसमेंट हम जब करते हैं तो हम पेशेंट को अगले दिन ही चला देते हैं, क्योंकि इस पेशेंट को जो इतना ओल्ड एज है उसको बेड रिडन रखना, वो जो है उसमें बेड सोर्स बन जाएंगे, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगी, सारी हो जाएगी, और वो यूजुअली पेशेंट विद इन 1 ईयर ऑफ लाइफ जो है ना एक्सपायर कर जाते हैं। तो इसलिए इनका टोटल हिप, जिनका हिप फ्रैक्चर हुआ है ना, वो कोशिश करें कि हिप रिप्लेसमेंट्स उनकी करें। हिप रिप्लेसमेंट्स ये है कि अगले दिन ही हम पेशेंट को चला देते हैं, आउट ऑफ बेड कर देते हैं, और जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस है उससे पेशेंट बच जाता है। और मैं आजकल मेरे पास सीरीज़ है केसेस की जिसमें मैं उन बोन को फिक्स नहीं कर रहा हूँ, हिप बोन को मैं कोशिश कर रहा हूँ उस हिप बोन को रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको उसमें जॉइंट डाल दिया जाए और उस जॉइंट से अगले दिन पेशेंट को चला दिया जाए, ताकि पेशेंट जो है ना वो जो बेड रिडन होने की कॉम्प्लिकेशंस है ना, ख़ास तौर पे बेड सोर्स, चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन की इन्फेक्शन, उससे बच सके और वो दोबारा वॉक और एक्सरसाइज और नॉर्मल लाइफ में आ सके। ये तो बात हो गई अस्पताल। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ऑस्टियोपोरोसिस का कोई पेशेंट स्पेशली जिसकी सर्जरी होती है, आप जब उसको घर भेजते हो जी, तो मसला ज्यादातर घर में जाके होता जी है। एग्जैक्टली। अस्पताल में तो आपने चला भी दिया, सब कर दिया, तो आफ्टर केयर क्या है, थोड़ा इस पे गाइड करें। आफ्टर इसको कहते हैं हमारे मतलब घर वालों ने किस चीज की जी, केयर उसको करनी कहते है? हैं कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, कि एक तो घर वालों की एजुकेशन की जाए कि इसको आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करवानी है, वॉक कैसे करानी है, और वॉकिंग एड्स कौन सी यूज़ करनी है, जैसे वॉकर है, केन है, उसके साथ कैसे चलाना है। फिर इसके ड्यूरिंग दिस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इनके मसल्स वीक ना हो जाए, उसके जो फ्रैक्चर एरिया के जो मसल्स है ख़ास तौर पे उनकी पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी पेशेंट को भी ट्रेन किया जाए, फैमिली को भी ट्रेन किया जाए, और वो हर 2-3 घंटे बाद वो एक्सरसाइजेज जो है ना खुद घर पे करें। प्लीज़ व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट है, ये तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, 2 चीज़ें जो आपने नहीं करनी। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में आप मुब्तला हैं, आपने बिल्कुल भी किसी पहलवान के पास जाके मालिश नहीं करवानी या वो नहीं करवाना। अंडरस्टैंड करें कि हड्डी ऑलरेडी कमज़ोर है, ज़रा सी ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे वो और टूट जाएगी, वो बेहतर नहीं होगी। दूसरी बात, फिजियोथेरेपी का मतलब मालिश नहीं है। फिजियोथेरेपी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट या ऑस्टियोपैथ करेगा। अपने घर पे खुद ही मालिशें और खुद ही चीज़ें मत कीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनती है। सो डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए जी, पैगाम मेरा ये है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक दफ़ा दी है और इस ज़िंदगी की केयर करनी चाहिए, अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो जब पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो अपने आप को निगलेक्ट करते हैं और बच्चों की केयर में लग जाते हैं, लेकिन उनको अपनी एहतियात भी करनी चाहिए। वो कहते हैं कि लाइफ है क्या, एक्चुअली लाइफ इज़ अ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज़ अ लाइफ। लाइफ जो है एक हरकत का नाम है, जब तक आप हरकत करते जाते हैं वो लाइफ है, जब आपकी हरकत ख़त्म होगी तो आपकी लाइफ ख़त्म होगी। तो ये अगर आप स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं
तो फिर अपनी हड्डियों की केयर करें, उनको स्ट्रॉन्ग रखें और उनके जो कमज़ोर होने के जो भी फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं, उन सारों का ख्याल रखें। अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज डेली रखें, जो बैठे रहना सेडेंटरी स्टाइल है इसको ख़त्म करें। और वो लोग जो अनहेल्दी डाइट खाते हैं और ख़ास तौर पे बच्चे जो आजकल अनहेल्दी डाइट खाते हैं, बच्चों में भी आजकल ऑस्टियोपोरोसिस है जिसको कहते हैं जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों की ऑस्टियोपोरोसिस। वो भी इसलिए होती है कि वो जो फास्ट फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते। भैया बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज जितनी कॉमन हो गई है, सेम रीजन। जी एग्जैक्टली। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, वेट गेन ना करने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी कैल्शियम और विटामिन डी की जो डाइट है उसको इस्तेमाल करें, सो डैट के आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। और ये जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत आपको दी है बोन्स और जॉइंट की फॉर्म में, जो आपको लेके चलती है, भागती है, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, 100% मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री करती हूँ। व्यूअर्स देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जान है तो जहान है। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग को अल्लाह ताला ने चलता फिरता बनाया। उस बंदे से जाके पूछें जिसको जो चलते चलते व्हील चेयर पे आ गया या बेड पे आ गया। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बॉडी आपको एक ही मिलनी है। इसमें इक्का दुक्का छोटी मोटी चीज़ें आप रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसी जिस्म में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। इसकी रिस्पेक्ट करें, अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल शेफ़ डे की, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज इंटरनेशनल शेफ्स डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान्ड है। बल्कि आज के दिन क्या, ये पूरा वीक ही मेरे ख्याल से डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एसोसिएशंस और मतलब डिफरेंट जो कलनरी स्कूल्स हैं वहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान में भी बाहर भी चल रही होंगी। आज हमारे साथ वे वेरी लकी सेक्रेटरी जनरल कैप शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ है मियाँ शाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शाहिद साहब खुद तो ही इज़ अ सर्टिफाइड शेफ़ बट नॉट प्रैक्टिसिंग। यस। और ये भी इन्होंने मुझे बात क्लियर की, जैसे एक्चुअली मैडम ने ये बात मुझे क्लियर की जिनसे अभी आपकी मैं मुलाकात कराऊंगी, कि शेफ़ वही होता है जो प्रैक्टिसिंग होता है। डिग्री के साथ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह जिस तरह व्यूअर्स डॉक्टर जब तक अपनी रेजिडेंसी मुकम्मल करके इन प्रैक्टिस नहीं होता, वो अगर 10 साल ना प्रैक्टिस करे वो वापस भी आता है तो इट टेक्स टाइम। इमीडिएटली आप वापस अपने प्रोफेशन की तरफ नहीं आ पाते। हमारे साथ शेफ़ फ़ायज़ा इकबाल हैं, आप मेंबर हैं ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक फ़ायज़ा जी, लवली टू मीट यू। थैंक यू। देन ऑफ कोर्स वी हैव शेफ़ हमजा शेख विद अस। आप शेफ़ भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और मेरा बहुत ही लाडू छोटा भाई है। और इनको हमेशा मैं प्रोग्राम पे बुलाती हूँ जब हम शेफ़ से रिलेटेड बात करते हैं, बिकॉज़ लोग हमेशा एक ज़माने में ये सोचते थे कि शेफ़ के प्रोफेशन की तरफ वही लोग आते हैं जिनके फाइनेंशियल हालात नहीं ठीक होते, तो वो बावर्ची बनते हैं और बावर्ची से या कुक से वो शेफ़ पे चले जाते हैं। हमजा इज़ लिविंग प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट आप एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से भी बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने पैशन को परसू करना है तो उसमें आप इंडस्ट्रियलिस्ट के ही लेवल पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। ओके सर, आपसे बात शुरू करेंगे कुछ इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी आपसे ही का आगाज़ बनता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। जी सर प्लीज़। इससे पहले के बैकग्राउंड बताऊँ, मैं चाहूँगा कि मैं अपने तमाम शेफ़ जो वाइट जैकेट पहने हुए हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, उनको आज इंटरनेशनल शेफ़ डे मुबारक हो। और इसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ़ सोसाइटीज़, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इस दिन को उन्होंने शेफ डॉक्टर बिल गैलेगर जो अब इस दुनिया में नहीं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त वर्ल्ड शेफ सोसाइटीज़ के। उन्होंने इसकी शुरुआत इसलिए की ताकि लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में अवेयर किया जाए, इसकी नोबेलिटी जो है उसको सामने लाया जाए और
इसकी उन्होंने एक थीम रखी, हर और साल एक थीम और होती है। इस प्रोफेशन को उसकी रिस्पेक्ट दी जाए रिस्पेक्ट जो वो दी डिजर्व जाए, करता है, जो- क्योंकि बाहर के मुल्क में भी यही होता यही था होता जो है, यहाँ पे yes. आज भी जो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, ताड़ा मुंडा बवर्ची है क्या, ताड़ी कुड़ी पढ़ लिख के बवर्ची बन गई है। तो ये- अल्लाह माफी दे कि जैसे ये कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं। ये था जो आप बात कर रही हैं, ये 20 साल पहले जब हमने एसोसिएशन शुरू की तो लोग इसकी तरफ नहीं आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यंग जनरेशन जो है वो इसकी तरफ माइल है। तो ये सारी हमारी एसोसिएशन की काविश है, और मिस्टर अहमद शफीक जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनकी काविश से इस तरफ लोग आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग फ़ख्र से वाइट जैकेट पहनते हैं। आपको बाहर नज़र आते होंगे बिल्कुल, सही। बच्चे बच्चियाँ भी आते होंगे। तो एनीवे, और इस बार की थीम हर बार थी, इस बार की थीम फूड एक्सप्लोरर। वो फूड एक्सप्लोरर है कि आप बच्चों को गैदर करें, हम मुख्तलिफ स्कूल्स को गैदर करते हैं, उनको बताएं कि ये फूड आती कहाँ से है, यानी सोर्स क्या है, और फिर वो पकती कैसे है। उसमें पकने पे फिर हाइजीन का ख्याल रखना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनकी फूड सेफ्टी का ख्याल रखना, ये बच्चों को आप बताएं, उनको एजुकेट करें। तो बेसिकली इस दिन का मकसद ये है। शेफ, आप बताइए कि आपके लिए ये दिन क्या मीनिंग रखता है? सर ने तो इतनी खूबसूरती से दरिया को बाकायदा कुएं में बंद कर दिया, तो फॉर यू व्हाट डज दिस डे मीन? बेसिकली ये दिन जो है शेफ़्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे तमाम यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और शेफ़्स के बारे में ये कहा जाता है कि शेफ़्स जो हैं, बहुत अरसा पहले जब इस फील्ड का स्टार्टिंग हुआ था, तो बहुत से शेफ़्स क्या करते थे कि इसको करने के लिए आते थे तो अपनी जैकेट जो है ना वो थोड़ी सी छुपा के रखते थे कि किसी को पता ना चले कि हम ये शेफ़्स के कोर्सेज़ कर रहे हैं या शेफ़्स में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि लोग या बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं प्राउडली इस चीज़ को वेयर करते हैं, जैकेट को प्राउडली फेस करते हैं कि हमने शेफ़ जैकेट को वेयर किया और हम शेफ़्स बन रहे हैं। बट एज अ वुमन आपको ये बात बॉदर नहीं करती? मुझे बड़ी बॉदर करती है कि जब भी कोई मिलता है वो नेचुरली प्रिज्यूम करता है कि हम औरत हैं तो हम तो अच्छा खाना बनाते ही होंगे, जी, कि खाना बनाना तो औरतों का ही काम है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिगेस्ट है। शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मेन। ऐसा Yes. बिल्कुल भी Also- नहीं है। Yes. हाँ जी, बिल्कुल। ज्यादा मेल मेल ही है, हमें मेल नजर ही आए है, हैं, हाँ, नाइजेला वगैरह जी, ये जी, कुछ ही हैं जो ज्यादा सामने आए हैं, बट एक्चुअली तो अगर देखें तो इंटरनेशनली सबसे बड़े शेफ्स तो बंदे हैं। हाँ जी, लेकिन Some इस of, चीज़ औरतें को भी हैं। हमने क्लियर किया है। जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर वो कोई भी शेफ्स में अपने आप को शेफ्स के रोल में अपने आप को पार्टिसिपेट करती हैं तो वो घर पे अपने बिजनेसेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। कोई उनको हस्बैंड नहीं अलाउ करते या फादर नहीं अलाउ करते, तो उन सब बच्चों के लिए भी, उन बच्चियों के लिए हमने एक अपॉर्चुनिटी उनको दी है कि वो घरों से काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट में जाके कोई शॉप लें, किसी रेस्टोरेंट में जाके काम करें। और इसके अगर हम ऑपोजिट देखें तो हमने मेल्स को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इस चीज़ को सीखें और बहुत अच्छे तरीके से स्किल्स को लेने के बाद वो अपने बिजनेसेस कर सकते हैं, एयरलाइंस में जा सकते हैं। आपको पता है इस टाइम पे जो एक दुनिया का बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो एयरलाइंस में काम कर रहा है, और एयरलाइंस में मेल्स के अलावा बहुत सी फीमेल्स काम करें जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड से आती हैं। आपको पता है व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी, और बाय द वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये शेफ्स, मैं मजाक नहीं करी। एयरलाइंस के साथ आप वाबस्ता हो जाओ, आप सोचें कि ना ऐसे भी शेफ्स हैं जो ऑन द प्लेन हाजिर होते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या, जैसे कि फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं, किसी एयरलाइन में फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास की नहीं बात करी, बिजनेस में भी कुछ एयरलाइंस ये प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल करें तो आपका एक पर्सनल शेफ होता है वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास के सारे लोगों को केटर कर रहा होता है, और उस बंदे की सैलरी और उसको स्काई शेफ कहते हैं। उसको स्काई शेफ कहते हैं। सो व्यूअर्स, अपॉर्चुनिटीज पे भी अभी हम बात करेंगे। अच्छा शेफ हमजा, फॉर यू लड़का होते हुए जी, एक बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए, जी। ये एक प्रिजम्पशन थी कि बाप के बिजनेस को ज्वाइन बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। अल्लाह आपके अब्बू को ज़िंदगी थे, सेहत थे, आपकी पूरी फैमिली को। शुरू में आपको इश्यूज हुए, बट देन आपको सपोर्ट भी बड़ी मिली, बिल्कुल और ऐसे ही अभी है। भी कुछ ऐसी चीज़ों पे काम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बहुत बेहतरीन बातचीत हुई अब तक, मैं देख रहा था, सारी बात सुन रहा था। द थिंग इज कि यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, वहाँ पे इट वाज डिफिकल्ट, बट द राइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक टाइम आता है आपको मनवाने में 2-4 साल लग सकते हैं अपने घर वालों को, या जब आपको रिटेलिएशन आ रही हो कि आप इस फील्ड में ना आओ या ना करो, बट ग्रेजुअली दे डू अंडरस्टैंड। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड यू आर पैशनेट,
और आपका काम अच्छा है तो फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हमजा और मैं इसलिए एक दूसरे से इतना रिलेट करते हैं क्योंकि मुझे यही इशू आया था, हम रेजोनेट करते हैं बैकग्राउंड की वजह से टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स मीडिया। ये क्या प्रोफेशन है, मैं आपको बता नहीं सकती। 20 साल पहले कोई मुझसे कुछ, आई हैव बीन वर्किंग नाउ माशाल्लाह ऑलमोस्ट 20 इयर्स, तो मुझसे कोई पूछता था कि अच्छा बेटी आजकल क्या कर रही हो, मैं कहा जी एक्टिंग। नहीं बेटे मैंने आपसे पूछा आप कर क्या रहे हो, जी एक्टिंग। बेटे काम क्या कर रही हो? ऐसे लगता था कि जैसे हमारा अपना दिमाग खराब है जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये काम करें, बिल्कुल असल में बताओ क्या करते हैं। तो असल में हम यही काम करते हैं सारे। बिल्कुल ट्रू। और जिस तरह अभी जिस तरह जुगनापा बात हो रही थी कि ये शेफ है या ये दे आर कमिंग टुवर्ड्स कुकिंग या ये कुलिनरी सीख रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं कुलिनरी में, जिस तरह मैंने किया है, तो ये इनको बज़ाहिर बहुत ज़रूरत है, या ये फिर वो डिफरेंस आ जाता है ना बावर्ची और शेफ़ वाला जो हम हमेशा बात करते हैं, कुक और शेफ़ वाला, जिस तरह हमारी अभी भी बात हो रही थी कि शेफ़ इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर, यू गो थ्रू अ डिग्री के बाद यू डू योर प्रैक्टिस, ठीक है, वो 2-3 स्टेजेस में होती है। पहले कुक और बावर्ची भी बहुत बाइज्जत काम है, बड़ा रिस्पेक्टेबल काम है। मेरे घर में जो कुक काम करते हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो पूरे घर को लेके चल रहे हैं। लेकिन देखें जैसे कि मैं मेडिसिन की, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 20 साल से काम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डॉक्टर से मुलाकात है, मैं नुस्खा नहीं लिख सकती व्यूअर्स। मैं ये जरूर कह सकती हूँ मुझे लग रहा है कि आपको ये आप जरूर इस वाले डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं बुला सकती। वही ना, जिस तरह ऑन द लाइटर नोट जिस तरह हमारी बात होती है, एक डाई और डॉक्टर वाला डिफरेंस जो है, वही इस तरह कुक और शेफ में वो डिफरेंस है। यू हैव टू हैव प्रॉपर डिग्री, ऑल दी प्रोटोकॉल्स, एंड देन यू आर दी शेफ। अदरवाइज यू आर अ ग्रेट कुक। मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुक है, मेरी बीवी बहुत अच्छी कुक है, अब बहुत सी खवातीन, बहुत से आदमी बहुत अच्छे कुक हैं, बट शेफ कहलाने के लिए यू हैव टू लर्न, गो थ्रू द प्रोसेस, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। अच्छा, अब अगर इतनी प्रोसेस हम कर लें तो फिर इस प्रोसेस का हमें फायदा क्या होगा? माँ बाप यही अभी देख के कह रहे होंगे, अच्छा जी हम अपने बच्चे को शेफ में डाल देते हैं। सर यहाँ से बात शुरू कम दिस वे कि सर अगर कोई बन जाता है शेफ तो अब उसको उसका फायदा क्या है? मैडम ने एक बात को पॉइंट आउट किया, जैसे एयरलाइंस भी, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज? देखिए अपॉर्चुनिटीज जो एंडलेस हैं। जब आप एक सर्टिफाइड शेफ बन जाते हैं तो आप खाली कुक नहीं बनते, आप उसको चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं। किचन जो है वो आजकल एक पूरी साइंस है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कुकिंग कि आपने डिश नहीं सिर्फ बनानी, किचन एक पूरी फैक्ट्री है, पूरी एक फैक्ट्री है, उसकी एक पूरी साइंस है। उस वो चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे, उनको यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, सस्टेनेबल कुकिंग क्या है, फूड वेस्टेज कैसे कंट्रोल होनी है, फूड सेफ्टी कैसे मैनेज होनी है, ये सब एक शेफ़ मैनेज करता है और उसकी टीम मैनेज करती है। तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बेशुमार हैं। आपकी एयरलाइंस की बात हो गई, उसके बाद होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इस वक्त बूम कर रही है, और लाहौर की फूड इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही है। कराची भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, आपके तमाम बड़े शहरों में, क्वेटा में, मुल्तान में देखे, मुल्तान में है, अमेजिंग रेस्टोरेंट्स बन गए, गुजरावाला, बाय द वे व्यूअर्स, फैसलाबाद में आ गए। फैसलाबाद इज द न्यू फूडी हब। अब देखिए इन वहाँ लोग जो हैं वो आएंगे कहाँ से, जो उन्होंने ये सब मैनेज करना है। तो ये इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो कैपेबल लोग हैं वो मिलते ही नहीं हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैडम बड़े लोग ये कहते हैं कि चलो रेस्टोरेंट खोल, इवेंचुअली हर शेफ का ख्वाब होता है कि आई विल हैव माय ओन रेस्टोरेंट, डॉक्टर का होता है कि मेरा अपना हॉस्पिटल होगा, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस, हर बंदे का अपना एक होता है, जैसे आर्टिस्ट आपका अपना एक दिन चैनल हो, यू नो लाइक हम सब की होती। लेकिन सबसे ज़्यादा फेलियर का रेट हमने रेस्टोरेंट्स में सुना है। इसका क्या रीज़न होता है? देखिए आज जैसे मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ तो मैंने एमफिल स्टैटिस्टिक्स किया है, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने 2012 में अपने स्किल्स को स्टार्ट किया था, और अगर आज मैं देखूं तो मुझे मेरे एमफिल के अकॉर्डिंग जो जॉब मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन मैं बहुत कम अर्निंग करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही चांस है कि मैं उसमें सिर्फ जॉब कर सकती हूँ, उसमें रिसर्च कर सकती हूँ, और वो रिसर्च जो है वो मेरी एज अ जॉब पर्सनस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे हो सकती है। लेकिन अगर मैंने स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फील्ड को चूज किया तो मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लाखों की जॉब जो मिलियंस में भी जाती है, ऐसे शेफ से तो 4 मिलियन भी ले रहे हैं जी, मिलियंस में जाती है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं इसको एज अ बिजनेस भी ज्वाइन कर सकती हूँ, और मैं इसकी कंसल्टेंसी भी कर सकती हूँ। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस तरह से कितना सीरियस लेके चलते हैं। अगर तो स्टूडेंट इस चीज़ पे आए, या कोई भी सीखने वाला इस चीज़ को देखे कि हमने सिर्फ सीख लिया और हमें इसी को
यूज़ करना है और 10 ईयर्स हमने एक ही चीज़ को लेके चलना है। इस फील्ड में ऐसा नहीं है, आपको अपडेट रहना पड़ता है, आपको टाइम के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखना मैं पड़ता हमेशा है। कहती हूँ फूड टेक्नोलॉजी इज Technology है। लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप आईटी update की तरह रखेंगे, आपने कॉन्स्टेंटली अप टू डेट रहना है। आप अपडेट रहेंगे, आप कभी भी फेलियर के पास नहीं जाएंगे। और ऐसे लोग जो फेलियर की तरफ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को परसेंटेज करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। अगर क्योंकि देखिए ये फील्ड है, आपको किसी भी आपने एक्टिंग करती हैं, आपका फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किल रहा होगा, जरूरी नहीं है कि हर ड्रामा हिट हो, जरूरी second नहीं है year हर बहुत- एपिसोड की अच्छी रेटिंग आए। डेफिनेटली। तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आप उसमें सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। इसलिए कम से कम इस फील्ड को 5 इयर्स दें, या ये मिनिमम है कि 5 इयर्स दें, वरना एक्सपीरियंस लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कामयाब होते हैं इस चीज़ में। सही। और फेलियर रेट सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपीरियंस लोगों का होता है, एक्सपीरियंस लोगों का नहीं। सही। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें मैं ये समझता हूँ कि खाली जो शेफ़ की टीम है या जो लोग इसको मैनेज करते हैं उनकी वजह से फेल नहीं होता। ये ज़्यादा फेलियर के चांसेस जो हैं वो इस वजह से होते हैं कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ वो मिस मैनेजमेंट करते हैं। उनकी जो तरीका है, जो उसकी एग्जीक्यूशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी रिसर्च अच्छी नहीं होती। क्योंकि जो शेफ़ है, जिसने बनाया, जो कुकिंग कर रहा है या जो मैनेज कर रहा है, उसका काम तो उसका काम है सिर्फ अच्छा अंदर खाना प्रोवाइड अच्छा देखिए खाना ना, प्रोवाइड करना। इसमें एक्सूबरेंस ऑफ द प्राइसिंग, ठीक है, द ओवरहेड्स एंड एवरीथिंग काउंट्स। आप जिस तरह कह रही हैं ना कि बहुत से रेस्टोरेंट्स जिस स्पीड से बन रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का इशू हर आ रहा बंदा है। ये कहता है 10 लाख दिन के कमा सकते हैं, तो भाई 10 लाख कमाने के लिए दिन के एक पूरी टीम है जो ऑपरेशंस, चीज इन्वेस्टमेंट, बैकअप। उसका अब इसमें expense ये है। हो रहा है कि हर कोई, जब इस फील्ड सैचुरेशन हो रही है मार्केट में, एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स द बिजनेस। जिसको नहीं भी पता, जिसके पास कोई 2-4-5 मिलियन अलग पड़ा है, उसने कहा यार निकालो, एक छोटा सा सेटअप बनाओ। फिर उसके बाद अगर आपको ऑपरेशंस ही नहीं आते, जब तक वहां पे वो एक शेफ काम कर रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही वो जाएगा तो फिर काम कोलैप्स कर जाएगा। जब टेस्ट कोलैप्स करेगा, ऑपरेशंस कोलैप्स करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपको उस जगह के ऑपरेशंस को ही बंद करना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि आप जब भी सेटअप करो, जो भी रेस्टोरेंट आप बनाओ, जो भी चीज़ आप बनाओ, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल टीम विद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमारे यहाँ लॉयल्टी इश्यूज भी हैं कि यू ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड, ठीक है, जब तक वो लोग ऑन बोर्ड होते हैं, इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता होता कि क्या बिजनेस हो रहा है आगे, फूड बिजनेस कैसे ऑपरेट होना है। वो टीम आपकी चली जाती है और उसके बाद आप हाथ में पैसे लिए बैठ जाते हो कि अब मैं क्या करूं। बात ये है कि व्यूअर्स याद रखें कि ये जो हम सोचते हैं ना कि घर में तो हम बड़ा अच्छा खाना बना लेते हैं, तो हम रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो कर लेंगे, ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल काम है। और बाय द वे देयर आर फूड कंसल्टेंट्स ऑल्सो, प्रॉपर लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट्स आपको खोल के भी देते हैं, आपकी पूरी टीम को ट्रेन करते हैं। ये एक पूरी एवेन्यू है जिस तरह हम कर रहे हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, जिस तरह आप कर रहे हैं, जिस तरह आसिम भाई करते थे। आसिम मलिक जब लाहौर में होते थे, उन्होंने गाया बिल्कुल, हाँ जी। याद है, आसिम भाई हो गए। इस तरह so के many। 4-5 लोग हैं जो हमारे मुल्क में बड़े रिनाउंड नाम है। जिस तरह लाइक आई सेड कि हमजा है, यंग अलॉट में हमारा हमजा आता है, देन अपना लाइक आई सेड आसिम भाई हो गए। देन देयर इज आल्सो कामरान शेख साहब, आई थिंक वो जिन्होंने वो जो एक चिप्स वाली ब्रांड है जो उन्होंने खोले हुए हैं चेन, वो भी यही काम करते हैं। सो बात ये कि व्यूअर्स एक पूरी इतना बड़ा वो जो कहते हैं ना, पूरी कायनात है जिसका कोई एक हिस्सा भी आप पकड़ के कैश इन कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम लोग अपनी गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि अगर ये सारा कुछ करके आप शेफ बनते हैं तो फिर हर बंदा अपने आप को शेफ कैसे बुला लेता है? बिल्कुल, मैंने तो ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं कि मैंने कभी उस बंदे को देखा नहीं है, शेफ फलां जो है वो आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं और वो घर में अपने किचन में ही बना रहे हैं, और उनका तरीका बनाने का मतलब वो हाथों से ही, नेल्स के साथ ही कीमे को वो कर रहे हैं सारा कुछ। तो अगर शेफ नाम के साथ लगाना है तो वो क्या तकाजे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आखिर अनम शेख ने मुझे खिला ही दी मुर्गी ब्रेक में। बिल्कुल, बड़े प्यार से मुझे घेरा के जरा आए चिप्स के बहाने
कुकड़ी खिला दिया आपने मुझे, बिल्कुल। आज जो की बहुत बाय द वे बहुत मजे की और बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। थैंक यू सो मच। आज की हमारी रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने आज कॉन्टिनेंटल जो कुजीन है उसको टच अपॉन किया था। बेसिकली आज हमने बनाया था पोलो चिकन विद क्रीमी मशरूम सॉस, साथ में सौते वेजिटेबल्स हैं, साथ में फ्राइज़ हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैश पोटैटोज़ में भी। आज तो वैसे भी मेरा दिन है तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बोल लेते हैं। हो गया जी, हो गया जी। रूह को सुकून मिल गया। बहुत अब मैं काम कर लूं? हाँ जी। ओके बेटा। अच्छा, एक तो अपने बच्चों के साथ बड़ा मजा आता है ना, एक मेरा बच्चा अनम वहाँ पे उछल कूद कर रहा है, यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा हमजा बैठा हुआ है। ये असल वाला वो वाला हमजा नहीं है, वो दूसरा हमजा है, बट ये मेरा छोटा भाई, मेरा लाडला, ये भी मेरे बेबीज की तरह है। ओके, अब शेफ की डेफिनेशन क्या है? इस बात को हमने अभी तक वो नहीं किया। डेफिनेशन से मुराद ये कि क्या मैं 4 कोर्सेज करके 3 कोर्सेज करके अपने नाम के साथ शेफ़ लगा सकती हूँ सर, अगर मैं अपना होम बिजनेस शुरू कर लेती हूँ? ये मैं आपसे इसलिए पूछूँ क्योंकि सर आई नीड क्लैरिटी। हर बंदा अपने नाम के साथ आजकल शेफ़ लगाता है, और आप लोगों की एसोसिएशन, सॉरी सर, इस पे आप लोगों को नोटिस लेना चाहिए कि हर बंदा अपने आप को शेफ़ बना रहा है। तो फिर हमारे आपके साथ जो शेफ़ बैठे हुए हैं उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की है स्टेज पे पहुंचने के लिए? फिर वो भी अपने नाम पे शेफ़ लगा लेती 10 साल पहले। हमारी एसोसिएशन का काम है कि इस प्रोफेशन को आगे लाया जाए, इस प्रोफेशन को, इसके अंदर ऐसे लोगों को एजुकेट किया जाए जो एक आगे सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें और अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर सकें। आपने होम शेफ़ की बात की, हम शेफ़ एसोसिएशन मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ रन करती है मुख्तलिफ़ अदारों में, ताकि वो ख़वातीन और मेल हज़रात जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं उनको हम एजुकेट करें, उनको हम ट्रेन करें। उनके लिए हमने एक टेलर मेड कोर्सेज रखे हुए हैं ताकि वो मुख्तार हो जाए, खुद मुख्तार हो जाए, बिजनेस स्टार्ट करें। उनको हम होम शेफ का टाइटल देते हैं। आप उनको होम शेफ कहते हैं, उनको टाइटल देते हैं, ताकि, लेकिन वो हमारे कोर्सेज, हमारी ट्रेनिंग के बाद देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, फिर यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर फिर आप घर पे काम कर रहे हैं और आपको होम शेफ का मिला है तो फिर आप होम शेफ लिखिए अपने नाम के साथ। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। एंड में आपका पैगाम क्या है मैम? मेरा पैगाम जो है वो तमाम यंग जनरेशन के लिए ये है कि आप, वो चाहे वो यंग जनरेशन में मेल हो फीमेल हो, और उनके लिए पैगाम ये है कि आप इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड को प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करें, इसमें इंफॉर्मेशन लें, इसमें रिसर्चेस करें कि कितना मेहनत की गई है इस फील्ड के ऊपर। और जब आप इस फील्ड में आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से बच्चों को या बहुत से घर में काम करने वालों को ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकेंगे। देखिए, अर्निंग जो है आपको एक स्टेज पे जाके बहुत ज़्यादा अर्निंग मिलती है अगर तो आप लोग इसको घर पे स्टार्ट कर रहे हैं, आपका अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद आप इसमें बहुत अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि और हमने आपने देखा है कि होम बिजनेस से लोगों ने शुरू किया और कितनी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स की चेन बना ली। डेफिनेटली। और उन्होंने इस फील्ड को फिर प्रॉपर तरीके से समझा, अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने अंडरस्टैंड करने के बाद भी ऐसे क्वालिफाइड शेफ्स हायर किए। इवन फास्ट फूड चेन्स के बैक एंड पे एक क्वालिफाइड शेफ होता है। वो एक शख्स है जिनका नाम ऑब्वियसली ले सकती है, बहुत बड़ी चेन है जो चिकन बनाते थे, जिसमें जिंगर वगैरह ये चीजें भी आती हैं। अब उस ब्रांड के बंदे ने कितनी लेट स्टेज में किया, आज उन्होंने तो अपनी एक बनाई, वो बहुत पॉपुलर हुई, उन्होंने और खोली और बात खत्म हो गई। उसके बाद उसकी रनिंग और उसको टॉप पे रखना एज अ चेन, शेफ्स, प्रॉपर मैनेजमेंट, इन सब चीजों ने आगे किया। तो आप तो खरबपति भी बन सकते हैं अगर आप सही तरीके से देखिए, क्वालिटी को मेंटेन रखना है। देखिए, शेफ जो होता है वो रातों रात नहीं बनता जी। ये कोई ओवरनाइट फार्मूला नहीं है कि आज आप शेफ का कोर्स किया और आप शेफ बन गए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मेहनत है, इसके साथ लगन जज्बे के साथ। जी सर जी। हम लोग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी मेहनत को शामिल कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी सीखने के लिए आते हैं वो एटलीस्ट इसमें क्वालिफाइड अपने आप एजुकेशन ज़रूर लें, और उनको पता होना चाहिए कि अगर एक मीट है तो उसको कितने दिन के लिए हम चिलर में रख सकते हैं, कितने दिन के लिए हम उसको ब्लास्ट फ्रीज़र में रख सकते हैं। चिलर और ब्लास्ट फ्रीज़र दोनों अलग चीज़ें होती हैं, उनके टेम्परेचर्स अलग होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी रखी जाती हैं, डिज़र्ट्स भी रखे जाते हैं। आप इसमें अपने डिज़र्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत सी एक लंबी जो है ना वो सी फूड आप रख सकते हैं। डिज़र्ट्स के अकॉर्डिंग एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें आपको समझना होता है कि क्रीम को, फ्रूट्स को किस टेम्परेचर पे रखना होता है। भाई जान, वही वाली बात ना, जो आप प्रॉन्स फ्रेश आए हुए चिलर में रखेंगे, जब आप उन्हीं को फ्रीज करेंगे और जब डिफ्रॉस्ट करेंगे तो उसके प्रॉन के मीट का या मछली के मीट का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो डिफ्रॉस्ट, हमजा आपको तो पता है कि यहाँ
बिल्कुल, उसके फाइबर्स ही सारे कोलैप्स कर जाते हैं। तो देयर आर ऑलवेज प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अभी जिस तरह बात हो रही थी ना कि शेफ और कुक वाला डिफरेंस, या आप किस प्रोटोकॉल के साथ अपने आप को शेफ कहलवा सकते हो। देखें, यू हैव टू हैव अ डिग्री, ठीक है, यू हैव टू हैव अ डिग्री, दैट इज द ओनली वे आउट। नहीं तो आप अपने आप को शेफ अगर कहलवा रहे हो तो मेरे बकौल इट्स अ ह्यूज क्राइम, मिसइंफॉर्मेशन। यस, इट्स मिसइंफॉर्मेशन। जिस तरह कोई भी रैंडम बंदा अपने आप को कोई डेजिग्नेशन नहीं दे सकता, उस तरह ही आप अपने आप को शेफ, बीइंग अ गुड कुक इज समथिंग अमेजिंग। आप एक अच्छे कुक को, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर द पीपल हु आर डूइंग ग्रेट विदाउट द डिग्री, दे आर सेल्फ टॉट, दे आर अमेजिंग कुक्स, दे आर सीनियर कुक्स। बट फॉर बीइंग अ शेफ यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड डिग्री फ्रॉम अ सर्टिफाइड। भाई जैसे आप व्यूअर्स इंजीनियर नहीं है, अगर आपने डिग्री नहीं मुकम्मल की, अगर आपने 3 साल इंजीनियरिंग की है और बाकी आपने टाइम नहीं पूरा किया, आप अपने आप को इंजीनियर नहीं बुला सकते। आप पे बाकायदा केस हो सकता है अगर आप ये करें। और इसी चीज की तरफ फॉर्चुनेटली अब शेफ्स एसोसिएशंस और ये सारे जो है दुनिया इस तरफ जा रही है कि भाई आप रैंडमली अपने नाम के साथ चीज नहीं लगा सकते, बिल्कुल, बिकॉज इट्स एथिकली रॉन्ग। अब यू कैन कॉल योरसेल्फ culinary expert, some senior cook, but being a chef you have to be a chef. अगर आपने अपने आप को शेफ कहलवाना है तो फिर आपने फिर पूरी एक रगड़े में से गुजरना है उसके। अच्छा, आपका पैगाम क्या है हमजा टू द व्यूअर्स? सेलिब्रेट योरसेल्फ। मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि बेटा कोई काम दा काम कर, ऐ ना कर। देखें, ये काम बहुत बेहतरीन है, आज एक इतना जबरदस्त दिन है और हम अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स शेफ्स डे, सो हम अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को जो वो कहते हैं, जो उनका दिल कहता है, जो फॉलो योर हार्ट, जस्ट डू इट एंड यू गाइस विल रॉक इट। भाई लाइक आई सेड, हमजा तो लिविंग प्रूफ है कि मैंने इसकी जर्नी डे 1 से देखी है। बिल्कुल, जहाँ पे अब्बू कहते थे जिस चीज के पैसे चाहिए दूंगा, इस काम के नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आज वही अब्बू जो हैं, वही आपके फादर है, जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि टुडे ही इज सपोर्टिंग यू एंड सेइंग कि चलो कुछ और करते हैं, वो जो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इसी काम में। क्योंकि व्यूअर सोचने की बात है, खाना इंसान की एक बेसिक जरूरत है, पानी की तरह। बिल्कुल, आप 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते खाने के बगैर। आपकी बॉडी कैनिबलाइज करना शुरू को, तो खाना तो सबने ही खाना है। सो एक्चुअली बिकमिंग अ प्रोफेशनल शेफ एक बड़ा वायबल प्रोफेशन है, सही तरीके से अगर आप अपने आप को प्लेस करें तो। सर एंड में आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ा दिन है तमाम शेफ्स के लिए जो इस प्रोफेशन के साथ अटैच हैं। उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नॉलेज को आगे शेयर करें, मेंटोर बने उन लोगों को जो यंग हैं, जो आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। पाकिस्तानी कुज़ीन के लिए काम करें। पाकिस्तानी कुज़ीन बहुत अच्छा हमारा टेक्सचर है, टेस्ट है, पूरी दुनिया उसकी गर्विदा है, लेकिन हमें उसको आगे प्रेजेंट करने का, हमें जो है वो तरीका जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी कुज़ीन के लिए काम कर रही है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं जो मेरे इस प्रोफेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस काम में हम सब हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। यहाँ पे प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए याद कराऊंगी, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है, हड्डियों के भुरभुरेपन की अवेयरनेस का दिन। प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्पेशली घर में अगर 50 की एज से ज़्यादा हैं कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी ऐसा बंदा, तो प्लीज़ उनका एक दफ़ा डेक्सा स्कैन करा के चेक करवा लें, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में हड्डियों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स का इशू चलता आ रहा है, तब आप ज़्यादा प्रोन हैं। आ जाते हैं इंटरनेशनल शेफ़्स डे की तरफ। आज 4 माशाल्लाह ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारे पास, इंक्लूडिंग शेफ़ अनम प्रोग्राम पे थी, जिन्होंने बात की अबाउट बीइंग अ शेफ़। व्यूअर्स देखिए, हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ़्स डे मनाया जाता है, और बाय द वे ये ट्रेडिशन जैसे कि भैया ने भी हमें बताया कि 2004 में लेट शेफ़ डॉक्टर बिल गैलेगर ने शुरू किया था। ऑब्वियसली क्योंकि इस प्रोफेशन को इसकी रिस्पेक्ट देना, इसको ऑनर देना, लोगों को अवेयरनेस देना कि भाई ये एक प्रॉपर काम है और आप इसमें आगे आ भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है इस मामले में। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अभी उस तरह से खेल नहीं रहे जिस तरह बाकी खेलते हैं। आप देखें कि बड़े बड़े जब आप कुकिंग के शोज़ देखते हैं, मास्टर शेफ़ वगैरह, उसके अंदर आपको पूरी दुनिया के शेफ़्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान के शायद इक्का दुक्का लोग आए होंगे एज पार्टिसिपेंट्स, नॉट इवन एज द जजेस। सो हमें अपने आप को भी एलिवेट करना है, अपने लेवल को भी बेहतर करना है। शेफ़्स अपना काम करें, जो लोग शेफ़ से वाबस्ता हैं या उन लोगों से वाबस्ता हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको इनकरेज करें ताकि वो भी एक्सेल करें, ना कि हर वक्त करें हैं पता नहीं किस काम में पै गए हो, कुछ भी नहीं होना, हायला रेस्टोरेंट खोल रहे हो वो तो बंद ही हो जाएगा। इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।